नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। और प्रहार की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि राजस्थान के चौमू से आ रही है। पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन के दौरान हथियार बरामद किए गए हैं। एक घर के पास से हथियार मिला है। पुलिस सर्च के दौरान हिंसा वाली स्पॉट से भारी मात्रा में ईंट पत्थर का ढेर जब्त किया गया है और साथ में हथियार भी मिले हैं। गन के अलावा लोहे के धारदार हथियार भी स्पॉट से बरामद किए गए हैं। पठान कॉलोनी का पूरा इलाका इस वक्त पुलिस के घेरे में है। चारों तरफ पुलिस टीम मौजूद है। नगर निगम की टीम अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला रही है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। संदिग्धों पर पैनी नजर है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की इस बुलडोजर कार्रवाई में जो पत्थर बरामद किए गए हैं, जो हथियार बरामद किया गया है, जो लोहे की रॉड बरामद की गई है, आखिर किस मंशा के साथ ये घरों में रखी गई थी, किस मंशा के साथ पत्थरों को इकट्ठा किया गया था। पुलिस पर 25 दिसंबर को जो पत्थरबाजी हुई थी, क्या वो सोची समझी साजिश के तहत की गई थी? ये देखिए, तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूं। ये हथियार बरामद किया गया है, ये तमंचा बरामद किया गया है, लोहे के धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं और पत्थर तो मौके से बरामद किए ही गए हैं। इसके अलावा ये हथियार भी बरामद किए गए हैं। सवाल यही है कि इस इलाके में आखिर ऐसी क्या साजिश रची जा रही थी, किन हथियारों की जरूरत पड़ने लगी। सवाल यह है कि लोहे की रॉड की जरूरत क्यों आन पड़ी, लोहे के धारदार हथियारों की जरूरत क्यों आन पड़ी। 25 दिसंबर को जिस तरीके की पत्थरबाजी हुई थी, क्या ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हुआ था? ये देखिए आप, लोहे का ये हथियार भी मिला है। ये धारदार हथियार है और इससे किसी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये ट्रॉली भरकर पत्थर आप देख रहे हैं, ईंट आप देख रहे हैं, ये सब कुछ इसी इलाके से बरामद की गई है जहां 25 दिसंबर को पुलिस पर पथराव किया गया था, क्योंकि एक अवैध कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी और इसी दौरान पुलिस पर पथराव किया गया था। फिर एक एक दंगाई को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर उनकी गिरफ्तारी हुई थी और आज बुलडोजर एक्शन जयपुर के चौमू में देखने को मिल रहा है, उस इलाके में देखने को मिल रहा है जहां पर यह पत्थरबाजी हुई थी। अब ये इलाका कितना सेंसिटिव है या इस इलाके में किस तरीके की साजिश रची जा रही थी, वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। गई तो थी पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अवैध कब्जे से छुटकारा पाने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए, लेकिन इस दौरान जो सामान बरामद हुए हैं उससे कई तरीके के सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, इस इलाके के बारे में जरा दर्शकों को बताइए, ये इलाका कैसा है जहां हथियार बरामद हो रहे हैं, पत्थर बरामद हो रहे हैं, गंडासा बरामद हो रहा है? जी हाँ, देखिए ये पठानों का चौक है। आप देखिए जहाँ पर अभी भी अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जा रही है। सब कुछ यहाँ पर जितने भी चिन्हित किए गए स्पॉट, वहाँ पर अतिक्रमण जो कर रखा था उसको हटाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखिए ये मस्जिद पठानान है और यहाँ से ये पूरे जो इलाका है, यहीं से आगे जो रोड पर जहाँ पत्थरबाजी हुई थी, तमाम लोग बताते हैं कि यहीं से जितने भी लोग हैं वो लोग आए थे और उसके बाद उन घरों को चिन्हित किया गया जहाँ अवैध अतिक्रमण हो रखा है, पत्थरबाजों का वो घर था। और उसके बाद यहाँ से लेके सीधे ये पूरा लगभग आधे किलोमीटर का जो पूरा इलाका है, पूरा जो इंक्रोचमेंट कर रखा था उसको हटाने की तैयारी सुबह से ही पुलिस कर रही थी। बड़ी बात यह है कि पुलिस जहां जहां तलाशी ले रही थी, तमाम जगहों पर तलाशी भी ली है और अवैध अतिक्रमण हटाते वक्त एयर गन और फरसा जैसे इन तरीके के हथियार मिले हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब पुलिस यहां पर आई थी तब ड्रोन सर्वे किया था कुछ दिन पहले, तो ड्रोन से जो पूरा एरियल व्यू लिया उसमें दिखा था कि छत पर पत्थर और शराब की बोतलें मिली थी, यानी पुलिस पर सुनियोजित हमला करने की साजिश थी। और जिस दिन पत्थर चले थे उस दिन पत्थरों के अलावा शराब की बोतलें भी फेंकी गई थी। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा पठानों का इलाका, ये पठान बेकरी है, पठान मस्जिद है। इस किले के पीछे तमाम जो पूरा है मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहाँ पर जितने भी तो जो पूरा इलाका देखने, पूरा मुस्लिम बाहुल इलाका है। और यहीं से जब भीड़ आई थी पथराव करने के लिए तो यहीं आई थी और यहीं से ही लगभग 100 लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया था जो पत्थरबाज थे। 20 जो पत्थरबाज हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनको चिन्हित किया गया, उनको नामजद आरोपी भी बनाया है। लेकिन उससे बड़ी बात यह कि अब जब आज अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस दलबल के साथ यहां पहुंची है, तमाम जगहों पर जब अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो घर के पास से हथियार मिल रहे हैं, फरसे धारदार नुमा जो हथियार है वो मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की साजिश रची गई है, पहले से तैयारी किस तरीके की गई थी। बिल्कुल पुलिस से हमारी बातचीत हुई, बिल्कुल सही होगा अब कि जिस तरीके से हथियार मिल रहे हैं, जिस तरीके से पत्थर बरामद किए जा रहे हैं, ये जरूर कहा जा सकता है कि सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा था। दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी और पहले से तय था कि अगर पुलिस प्रशासन आता है तो उस पर पथराव किया जाएगा, हमला किया जाएगा।
जी हाँ, देखिए ये तो पहले से तय था, क्योंकि हमने एक रिपोर्ट में अपने पहले भी दिखाया था। सीसीटीवी में हमें कुछ फुटेजेस ऐसे मिले थे कि एक गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई थी और किस तरीके से उसमें पत्थर भर के लाया गया था और वहाँ से पत्थर फेंका गया है, ये चीज़ दिखी है। दूसरी, जब पुलिस ने ड्रोन फुटेजेस जो लिए उसमें भी दिखाया कि घर की छतों पर जो है वो पत्थर और शराब की जो बोतलें हैं वो स्टॉक करके रखा गया था, ये ड्रोन फुटेजेस में आया है। दूसरा, अब जब पुलिस जब अतिक्रमण हटाने के लिए आई हुई है तब आसपास जो अतिक्रमण हटा रही है वहाँ से पिस्टल, बंदूक, धारदार नुमा हथियार, इस तरीके की चीजें मिल रही हैं। इससे तमाम मंशा पर सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके के हथियार की जरूरत क्या है, वो भी तब जब इस तरीके की इतनी बड़ी घटना हुई है और पुलिस के सर्च ऑपरेशन में इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। जिस घर के पास से हथियार मिला है पुलिस उससे पूछताछ करेगी, आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज करने की पुलिस तैयारी कर रही है। लेकिन अभी और जगह पर जहां अतिक्रमण चल रहा है पुलिस ने फोर्स बढ़ा दी है कि हथियार वगैरह अगर आसपास से मिलते हैं, अगर घर के आसपास क्या था, ये इरादे इतने खतरनाक क्यों थे, तमंचे की जरूरत क्यों थी, पत्थरों की जरूरत क्यों थी या शराब की बोतलों की जरूरत क्यों थी, वो तमाम सवाल हैं जो चोमू से आज खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे यूपी के बुलंदशहर की, जहां भड़काऊ पर्चे की वजह से तनाव है। बुलंदशहर के भोखेड़ा गांव में अराजक तत्वों ने समुदाय विशेष के घरों में पर्चे फेंके हैं। पर्चों में आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पर्चों को जब्त कर मामले की छानबीन की। अज्ञात लोगों के खिलाफ तफ्तीश की जा रही है। आखिर किसने ये साजिश की, देर रात में किसके इशारे पर पर्चे फेंके गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक 14 से 15 घरों में पर्चे डाले गए हैं जिसमें धमकी भरी बातें लिखी गई हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये वो पर्चे हैं जिन्हें समुदाय विशेष के घरों में फेंका गया। अब बुलंदशहर में भड़काऊ पर्चे वाली ये साजिश किसने रची, वो कौन लोग थे जिन्होंने घरों को चिन्हित करके, समुदाय विशेष को चिन्हित करके भड़काऊ बातें लिखी हैं, आपत्तिजनक बातें लिखी हैं, ये सब कुछ पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। देखो जी, हम तो जब उठे हैं सुबह तो हमारे गेट पे पर्चा पड़ी है, तो हमने देखे ये क्या चीज है। फिर हमने वारन से इंक्वायरी करी तो हमारे सगले जितने भी घर हैं, हमारे 14-15 घर हैं, सबके हमारे घर पर पड़े हुए थे। अच्छा अच्छा। और किसी के पर नहीं है, और भी घर हैं यहाँ तो के गुजरन को, और किसी का नहीं है, हमारे ही है। अच्छा अच्छा। तो कुछ किसी पे कोई मतलब लग रहा है कि तुम्हें कोई आया जब पता चली हो? नहीं 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 नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ पता ऐसा कुछ नहीं पता पड़ा। अच्छा। तो पुलिस तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शोएब रजा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शोएब, पर्चे भी हम देख रहे हैं, उस पर आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, भड़काऊ बातें लिखी गई हैं। अब ये साजिश बुलंदशहर में कौन रच रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या कुछ पता लगा पाई है पुलिस? देखिए प्राची, इस सिलसिले में पुलिस तफ्तीश कर रही है और ये जो मामला है जिला बुलंदशहर है और कोतवाली सिकंदराबाद है। ये भोखेड़ा गांव है सिकंदराबाद का, जहां पर ये जो आपत्तिजनक और भड़काऊ जो पर्चे हैं वो घरों के बाहर मिले हैं। सुबह के वक्त जब लोग उठे, हमारी जो बातचीत हुई है लोगों से, उन्होंने यही बताया कि हम सुबह के वक्त जब उठे तो हमने देखा कि जो गांव में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके घरों के बाहर इस तरह के जो पर्चे हैं वो वहां पर पड़े हुए थे। उन्होंने जब पढ़ा उनको तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, क्योंकि एक नाम लिखा हुआ है उसमें, अगर आप पर्चे में देखें नीचे विक्रम करके एक नाम लिखा हुआ है। तो ये विक्रम कौन है, क्या उसी ने पर्चे बांटे हैं या कोई और किसी के नाम से साजिश की गई है, नाम विक्रम का लिखा गया है। तो इन तमाम चीजों की अब तफ्तीश पुलिस कर रही है। ऐसे माहौल में प्राची देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल एक बनाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के जरिए, और कई तरह के हम देखते हैं कि धमकी दी जाती है, कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे माहौल में अगर इस तरह से भड़काऊ पर्चे और इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी, ये पर्चे किसने छापे हैं, किसके कहने पर डाले गए हैं, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस को खोजने हैं। शुक्रिया आपका शोएब तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी। सीएम योगी का एक्शन कितना जल्दी होता है, इससे जुड़ी एक खबर सामने आई। योगी ने एक रिटायर्ड फौजी की बेटी की फरियाद के बाद 24 घंटे के अंदर उसका मकान दिलवा दिया। जी हां, लखनऊ के इंदिरा नगर के मकान पर चंदौली के रहने वाले दबंग बलवंत यादव ने कब्जा कर लिया था। बुधवार को रिटायर्ड मेजर की बेटी अंजना ने सीएम योगी से गुहार लगाई थी। सीएम ने फौरन एक्शन लिया। इसके बाद कल यानी बृहस्पतिवार को अंजना को उसका अपना मकान दिलवा दिया गया। उसके मकान पर बलवंत यादव ने फर्जी कागजों के सहारे कब्जा किया था और उस पर अपना नेम प्लेट भी लगवा लिया था। कब्जा मिलने के बाद अंजना और उसके परिजनों ने नेम प्लेट तोड़ी, मकान के अंदर प्रवेश किया। घर पहुंचने के बाद नारियल फोड़ा, दिए जलाए और पड़ोसियों को गले भी लगाया। फिर योगी जी को थैंक यू कहा।
वहीं पुलिस ने 2 दबंगों बलवंत यादव और मनोज यादव को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन आप देखिए कि बिटिया को मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर ये एक्शन हो गया। ये मकान रिटायर्ड मेजर बिपिन चंद्र भट्ट का है। मेजर का निधन 1994 में हो गया था। मेजर भट्ट के एक बेटे और 2 बेटियां थी। उनके बेटे और एक बेटी का निधन हो चुका है। उनकी छोटी बेटी अंजना को बीमारी हुई। तबीयत खराब होने पर अंजना को 2016 में रिहैब सेंटर ले जाया गया। उसकी इस स्थिति का फायदा उठाकर चंदौली निवासी बलराम यादव और उसके साथी मनोज कुमार यादव ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और मकान पर कब्जा कर लिया। तभी से लगातार अंजना कोशिश कर रही थी कि उसका मकान उसको वापस मिल जाए, लेकिन जब तमाम कोशिशें विफल साबित हुई तो मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया गया और 24 घंटे के अंदर ये मकान खाली करवाकर बिटिया को दे दिया गया है। रुचि मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, मुख्यमंत्री तक अगर कोई शिकायत पहुंचती है और वो शिकायत अगर वाजिब है तो एक्शन इसी तरीके से होता है जैसा हम देख रहे हैं, 24 घंटे के भीतर दबंगों से मकान खाली करवा लिया जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत तकलीफ वाली ये कहानी है। मेजर जो रिटायर्ड पहले पूर्व मेजर थे आर्मी में, वो अब दुनिया में नहीं रहे और बेटी के जो भाई बहन थे वो भी दुनिया में नहीं रहे और वो लड़की जो है अंजना बीमार है, रिहैब सेंटर में है और उसका जो मकान है उस पर दबंग कब्जा कर लेते हैं। पुलिस चौकी में जाकर वो कंप्लेंट करती है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आखिरी उम्मीद के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पहुंची थी अंजना और उम्मीद ये थी कि शायद वहां से न्याय मिलेगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि एक ही दिन में न्याय मिल जाएगा और एक ही दिन में वो मकान का कब्जा खाली कराया गया। जो नेम प्लेट लगा दी थी दबंगों ने उसको तोड़ा गया और चाबी सौंप दी है। तो बड़ी बात कि जिस उम्मीद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अंजना गई थी वो उम्मीद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ये उम्मीद नहीं थी। उनको लग रहा था कि हाँ मुख्यमंत्री तक बात पहुंचेगी तो न्याय मिल जाएगा, क्योंकि चौकी वाले सुनने को तैयार नहीं थे। तो अब पुलिस वाले भी सस्पेंड इसमें हुए हैं और घर की चाबी मिल गई है। और बड़ी बात कि ये जो लड़की है, जो आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ में होगी। बिल्कुल ठीक है, और जब मुख्यमंत्री तक उसकी तकलीफ पहुंचती है तो 24 घंटे के अंदर उस तकलीफ का निवारण भी हो जाता है। रुचि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगली खबर भी हम प्रहार में बताने जा रहे हैं जो कि यूपी की वाराणसी से जुड़ी है, जहां थप्पड़ कांड सामने आया। यहां पर नो व्हीकल जोन में रोके जाने पर बीजेपी पार्षद के बेटे को इतना गुस्सा आया कि उसने दरोगा को ही थप्पड़ जड़ दिया। नए साल में वाराणसी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण चौक थाने में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था। इस दौरान मणिकर्णिका द्वार पर 3 युवक एक बाइक पर सवार होकर पहुंचे। जब दरोगा अभिषेक त्रिपाठी ने उन्हें रोका तो अपने पिता के पार्षद होने की धौंस दिखाई, फिर दरोगा को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। फिर ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले उसे थाने ले गए। थप्पड़ मारने वाले का नाम हिमांशु श्रीवास्तव है और वो हुकुलगंज के बीजेपी पार्षद ब्रजेश श्रीवास्तव का बेटा है। चौक थाने से हिमांशु के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पार्षद के बेटे की हनक आप देखिए कि जब पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा है और अपनी ड्यूटी के तहत रोकने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस वाले को भी थप्पड़ मारने से पीछे नहीं हटता है। रुचि मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अब रुचि ये बताइए, पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है लेकिन ये पार्षद बीजेपी से जुड़ा हुआ है, पार्टी क्या एक्शन लेगी? ऐसे लोगों को क्या सबक सिखाया जाएगा जिनके बेटे खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वाराणसी में नए साल के मौके पे बहुत ज्यादा भीड़ है तो गाड़ियों के आने जाने पे एक तरह से रोक है। नो व्हीकल जोन बनाए हैं, पार्किंग बनाई गई है कि आप गाड़ी जाके पार्किंग में खड़ी कीजिए। हम भी अभी वाराणसी से ही आ रहे हैं और हमने देखा कि सड़कों पे क्या सैलाब है। अगर उसमें गाड़ी चलेगी तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन क्योंकि ये बीजेपी पार्षद का बेटा है तो अपने को उसको लगा कि मेरी गाड़ी कैसे रोकी जा सकती है, इसलिए इस तरह से पुलिस के साथ विवाद हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ है। पार्टी का कहना है कि पूरे मामले को देखकर किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि वो कानून तोड़े, कानून हाथ में ले। और जो भी पुलिस कर रही है वो श्रद्धालुओं के लिए कर रही थी कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसमें पार्षद के बेटे की तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि वो इलाके का उनके पिता जो है पार्षद है, कि वो सहयोग करें। लेकिन ऐसा काम हुआ है, बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मामले को वो देख रही है। प्राची, बिल्कुल ठीक है, पार्षद का बेटा है और अपने बेटे के खिलाफ अब ये एक्शन लिया गया है। पार्षद के बेटे के खिलाफ अब बीजेपी क्या एक्शन लेती है देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात अखिलेश यादव की भी कर लेंगे जो 2027 से पहले नए साल में ब्राह्मण समाज की बात करने में लगे हैं। अखिलेश की अब ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर है।
अखिलेश ने ब्राह्मण समाज को वोटर्स पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने साल के पहले दिन बाटी चोखा की दावत दी, जिसके बाद यूपी में अब नई राजनीतिक चर्चा की शुरुआत हो गई है। अखिलेश की इस दावत को बीजेपी में चल रहे ब्राह्मण बनाम संगठन पर कटाक्ष माना जा रहा है। अखिलेश ने अपनी पार्टी के नेताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि बाटी चोखा हमारे प्रदेश की संस्कृति का हिस्सा है, इसे आपसी झगड़े और राजनीति में बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। सभी को बिना किसी पाबंदी के एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। अखिलेश दरअसल अपने बयान से बीजेपी के उन ब्राह्मण विधायकों को समर्थन दे रहे हैं जिन्हें पार्टी की तरफ से चेतावनी मिली थी। बीजेपी ने ब्राह्मण विधायकों के सहभोज को जाति आधारित और अनुशासनहीनता बताया था। पंकज चौधरी ने सीधे विधायकों को सख्त संदेश दिया था, जिसके बाद अखिलेश ब्राह्मण विधायकों और ब्राह्मण वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लग गए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने कोशिश की हो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अखिलेश यादव ये कोशिश करते हैं और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें अखिलेश यादव ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की अनदेखी की जा रही है, क्षत्रियों को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, राजपूतों को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जाती है। और एक बार फिर से अखिलेश यादव इन्हीं कोशिशों में लग गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी कुछ ही समय पहले जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था तो बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की थी और उस बैठक पर काफी बवाल भी हुआ था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नाराज भी हो गए थे। उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि अगली बार अगर ऐसी बैठक होती है तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। अब इसी पर अखिलेश यादव ने कटाक्ष कर दिया है। बहाना बाटी चोखा का है, लेकिन ब्राह्मणों को साधना है। ये तस्वीर आप देखिए, बाटी चोखा के साथ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, उनके साथ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और इसी के जरिए ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण कुनबे की बात करें तो कुल 42 विधायक ब्राह्मण हैं बीजेपी के और उन्हीं पर डोरे डालने की कोशिश की जा रही है। अभी अखिलेश यादव का ट्वीट आप देख लीजिए, जिसमें वो ये लिख रहे हैं कि आपस के झगड़ों में बाटी चोखा को ना बदनाम करो, सब मिल बैठकर खाओ पियो, ना पाबंदी ना इल्जाम धरो। तो ये जो बयान या फिर ये जो कटाक्ष अखिलेश यादव ने किया है, सीधे तौर पर ये उत्तर प्रदेश की उस सियासत को लेकर किया गया है जिसमें बीजेपी के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने बैठकर एक साथ बैठकर एक बैठक की थी, जिसमें ये माना गया था कि ब्राह्मणों को लेकर जो नाराजगी है उसको लेकर बातचीत की गई है। बीजेपी के बड़े बड़े जो ब्राह्मण चेहरे हैं वो उस बैठक में शामिल हुए थे। अब अखिलेश यादव ने इस मौके को भुना लिया है और अखिलेश यादव ने अपने ही अंदाज में, अखिलेश यादव ऐसी चुटीले अंदाज में अपना कटाक्ष करते हैं, तो अपने ही अंदाज में अखिलेश यादव ने डोरे डालने की कोशिश जरूर की है। और अब बांग्लादेश में जिहादी जमात के जुल्म की बात करते हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। न्यू ईयर के मौके पर एक और हिंदू पर जानलेवा हमला हुआ, उसे जलाकर मारने की कोशिश की गई है। ताजा मामला शरीयतपुर के तिलोई का है, जहां जिहादी जमात ने हिंदू दुकानदार को पहले ऑटो से खींचा और उसकी पिटाई की, फिर चाकू से हमला किया। इसके बाद जिहादियों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। वो गनीमत रही कि पास में ही तालाब था और खोकन दास उसमें कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि अभी भी वो अस्पताल में भर्ती है। हालात काफी सीरियस है। बांग्लादेश में ये पहला मामला नहीं है, बल्कि दिसंबर में तो अब तक 16 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। कभी दीपू दास को जिंदा जलाकर मारा गया, तो कभी पीट पीट कर सम्राट को मौत के घाट उतार दिया गया, तो कभी ब्रिजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब खोकन दास को मारने की कोशिश की गई है। तो बांग्लादेश में जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, हिंदुओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अब हालात कितने खराब है, अंदाजा इसी बात से लगाइए कि दिसंबर महीने में ही अकेले 16 हिंदुओं की हत्या की गई है, उन पर जानलेवा हमला किया गया है। দোকান বিকাশের দোকান বন্ধ করে বাড়িতে আইছে, বাড়িতে মনে করেন বাড়ির গাড়ায় পেট্রোল দিয়ে আগুন দিয়েছে, গায়ে সাইডে কূপ দিছে, ব্যাটারি বাইরে গেছে, মাথায় কূপ দিছে। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले से सनातनी भी भड़के हुए हैं। देश में इसको लेकर काफी विरोध जताया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की मांग लगातार की जा रही है। निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है। और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी सिर्फ वो चंदुदास ही नहीं जलाए गए, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं। किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में। और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। अकेली यूनिट सरकार में 300 से अधिक
हत्याओं की घटनाएं घटी हैं हिंदुओं पर और जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 107 घटनाएं सिर्फ 2005 के अंदर हुई हैं, 197 घटनाएं 2025 के अंदर हुई है। तो जिस प्रकार से वहां की स्थानीय पुलिस और शासन प्रशासन के लोग हिंदुओं को जो फंसाने का काम कर रहे हैं, एक तरह से कोई भी घटना घटी और उसके बाद हम तुरंत या तो उसको लिपापोती करके ये कह देते हैं आपसी रंजिश की घटना है, आपसी द्वेष की घटना है, आपसी लड़ाई झगड़े की घटना है, या फिर उसको जो है ना दूसरी तरह से उसको पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, उसको ऐसे फंसा दिया जाता है उस हिंदू को कि ये तो हिंदू है, अपने भारत का साथ देने वाला है, या इसने ईश निंदा की है। इस तरह के झूठे आरोपों में फंसा करके मनगढ़ंत कहानियां गढ़ करके अनेक हिंदुओं की हत्याएं वहां पर हुई हैं। कईयों के घर जला दी गए, दुकानें तबाह कर दी गई, बाहर से ताला लगा करके पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी गई। बांग्लादेश के बाद अब बात ईरान की भी कर लेंगे। इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसमें जेनजी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खामेनेई की तानाशाह सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। ईरान के शहर शहर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आंदोलन को दबाने के लिए गोली भी चलाई जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़क पर हैं और हिजाब जला रही हैं। बुर्के को फेंककर अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं। तो ईरान में जेनजी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और ये इस्लामिक कट्टरपंथी को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही हैं। बाकायदा हिजाब जलाए जा रहे हैं, बुर्का निकालकर फेंका जा रहा है और इसके खिलाफ अपना जो गुस्सा है, जो रोष है, वो जेनजी जरूर रख रहे हैं। हालांकि इसे सरकार के खिलाफ साजिश करार दिया जा रहा है। इन प्रदर्शनकारियों को गोली भी मारी जा रही है। लेकिन ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, ये समझिए। ये ईरान में बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर है, खामेनेई की दमनकारी नीतियों को लेकर है और रेजा पहलवी की वापसी ये प्रदर्शनकारी चाहते हैं। अपनी इन्हीं तीन मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। एक जेनजी का प्रोटेस्ट नेपाल में हुआ था, जहां फिर तख्ता पलट हो गया था। एक जेनजी का प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुआ था, जहां तख्ता पलट हो गया था। और एक जेनजी का प्रोटेस्ट अब ईरान में हो रहा है और जेनजी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। महिलाएं इसमें शामिल हैं, युवा वर्ग इसमें शामिल है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इस्लामिक कट्टरपंथी जो बढ़ रही है उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है।